हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने नए वीडियो के साथ अब मैं जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है एमसीक्यू ऑन इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे इनके क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगा और क्वेश्चन और आंसर के दौरान ही मैं आपको समझा दूंगा कि ये टर्म्स कैसे हैं और इनका क्या फंक्शन है और किस तरह से इस चीज़ को एलाबोरेट करके समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी पे। जो सबसे पहला हमारा चैप्टर रहा है इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की, वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस तरह एक ग्रेजुअल प्रोसेस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिल्कुल फ्रेम हुआ। ठीक है, तो उस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द टर्म फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इज फिक्स्ड फॉर। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहला जो एक्ट दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा हमारे कंट्री को रूल करने के लिए, या फिर कहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने के लिए, सबसे पहला एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ। जैसे ही बक्सर का वार खत्म हुआ, तो बक्सर के वार खत्म होने के बाद क्या हुआ? बक्सर के वार खत्म होने के बाद एक द्वैध शासन प्रणाली जैसी लागू होगी, जिसमें रेवेन्यू मैटर जो है वो ब्रिटिश देखते थे और बाकी सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हमारे यहाँ के शासक ही देखते थे। बट इसके दौरान क्या हुआ कि जितने कंपनी के जितने सदस्य थे, कंपनी के यहाँ पे जितने सर्वेंट्स थे, वो लोग धीरे धीरे बिल्कुल करप्शन करते हुए काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले बनने लगे और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो घाटे पे चलने लगी। जिसके बाद क्या हुआ कि 1768 में क्या हुआ कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड से और ब्रिटिश पार्लियामेंट से वहाँ से लोन लिया, एक लोन की अमाउंट ली, बड़ी लोन की अमाउंट। तो जब उन्होंने लोन का अमाउंट लिया तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ब्रिटिश गवर्नमेंट का हल्का सा कान खड़े हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने एम्प्लॉय हैं, जितने सर्वेंट हैं, वो सारे के सारे पैसे वाले बने जा रहे हैं, बट कंपनी ओवरऑल लॉस में चल रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 1773 में इन्होंने रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन को इन्होंने एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अब इस पर पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टर्म फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो, एक टर्म है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग थे जो शेयर होल्डर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। जब कंपनी बनी तो कंपनी में उन्होंने एक अपना शेयर होल्डिंग की। ठीक है, उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो वो जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपना पूरा मैनेज करने के लिए कंपनी को अंदर में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई थी, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अवधि को, ठीक है, अवधि को सीमित कर दिया गया। सीमित इस तरह से कर दिया गया कि प्रत्येक वर्ष, आंसर होगा इसका, प्रत्येक वर्ष 1/4 ऑफ द मेंबर रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 1/4 ऑफ द मेंबर रिटायर हो जाएंगे किसके? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। ठीक, ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, इसमें ये चीज़ एक प्रतिपादित थी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है कि a legislative body with 4 members was established by regulating it 1773। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? डिसीजंस वुड बी टेकन बाय मेजोरिटी एंड गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। ठीक है, अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट को समझो। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना, ठीक है, तो उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, वहाँ उस समय तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ही। ठीक है, उसके बाद उसने फिर से एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जो इन ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को रेगुलेट करे। ठीक है, इसमें एक प्रोविजन था जिसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को रेगुलेट करे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का काम करती थी वो बॉडी। ठीक है, मतलब कार्यपालिका भी काम करती थी और विधान पालिका की। उसके बाद वो फर्दर आगे जाके जो है वो फिर इन्हें सब डिवाइड किया गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी को अलग कर दिया गया और लेजिस्लेटिव बॉडी को अलग किया गया, बट वो बाद में हुआ। पहले उसको एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव कोई भी बॉडी बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, 1773 में ही किया गया था, जिसके 4 मेंबर बनाए गए थे। ठीक है, इसमें 4 मेंबर रखे गए थे कि वो 4 मेंबर इसमें रहेंगे। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि डिसीजन वुड बी टेकन बाय मेजोरिटी एंड गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। इसका मतलब है कि डिसीजन जो होगा उसमें वो मेजोरिटी के आधार पर लिया जाएगा और अगर टाई होता है तो ही गवर्नर जनरल जो है वो वोट करेगा। ठीक है, अब देखो, जब 1773 का एक्ट आया था तो उसमें क्या किया था? उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना गया था? इसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था।
और इसको बनाने के बाद क्या किया गया, एक 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर की काउंसिल बना दी गई, ठीक है। बट इसमें क्या किया गया था, इसमें प्रोविजंस ये थे कि पूरी की पूरी सत्ता जो है वो गवर्नर के हाथ में नहीं थी, गवर्नर के पास वीटो पावर उस समय नहीं दिए गए थे, ठीक है। और 4 मेंबर थे और चारों के चारों वोट करते थे किसी मैटर पे, और उस मैटर पे जब वोट होता था तो मेजोरिटी जीतती थी। अगर 2-2 करके वोट बढ़ गए तो फिर गवर्नर जनरल इस पे वोट करता था, ठीक है। और जो लॉर्ड हेस्टिंग की जो इम्पीचमेंट हुई थी, अगर आप जाने तो महाभियोग लगाया गया था हेस्टिंग पे, ठीक है। तो हेस्टिंग के ऊपर पूरा महाभियोग इन 4 मेंबर के एग्जीक्यूटिव बॉडी की वजह से ही लगा था। इसमें से एक फ्रैंकियोस थे, फ्रैंकियोस, ठीक है, एक फ्रैंकियोस मेंबर थे। जब 1773 की एक बोर्ड बनी थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसमें एक मेंबर थे फ्रैंकियोस उन्होंने ही पूरी की पूरी हेस्टिंग के ऊपर इम्पीचमेंट लगाई थी। यहाँ पर भी हुई, उसके बाद जाके इंग्लैंड में भी वो हुई थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा और हेस्टिंग उसे छूट गए, ठीक है। इसमें हमारे एक राजा का भी नाम आया था, ठीक है। पता करना कौन से राजा थे। एक राजा जिन्होंने हेस्टिंग के ऊपर लगाया था करप्शन के चार्जेस, जिसके आधार पे फिलिप फ्रैंकियोस, जिन्होंने वो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, फिलिप फ्रैंकियोस नाम था उनका, फिलिप फ्रैंकियोस, इन्होंने ही महाभियोग लगाया था हेस्टिंग के ऊपर। यहाँ भी लगाया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी लगाया था, ठीक है। एक राजा थे, राजा ने हेस्टिंग के खिलाफ कंप्लेंट की थी, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इनेक्टिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को इनेक्ट किया गया, जब इसको एक फाइनल रूप दिया गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ, ये थे उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन पूछता है कि सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज। चौथा क्वेश्चन क्या है कि सीट पूछ रहा है, जो 1773 के जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसका सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? उसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि उसने एक सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया, ठीक है, इंडिया के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने इंडिया के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने इंडिया के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था, ठीक है। बट गठन तो कर दिया गया था, बट उसमें क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का पावर को ठीक से बताया नहीं गया था। इसके बाद फर्दर और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद एक नया एक्ट भी बना, ठीक है। तो बट इसका जो सबसे सुप्रीम फैक्ट था वही था कि इसने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस सुप्रीम कोर्ट का प्लेस कहाँ, सीट कहाँ पे था? वो जिस तरह अभी का हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में उसकी सीट है, उसी तरह इसका जो था उसका सीट था कोलकाता में, ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम में, ठीक। और आपको पता हो कि जो सबसे पहली यहाँ की चीफ जस्टिस थी वो कौन थी? एलिजा इम्फे थी, ठीक है। और एलिजा इम्फे कौन थी? एलिजा इम्फे हेस्टिंग की जो थी वो बचपन की दोस्त थी, एलिजा इम्फे। और सिर्फ इसकी वजह से ही हेस्टिंग जो है इम्पीचमेंट से बच गया, ठीक है। और जिस राजा ने, जिन्होंने हेस्टिंग के खिलाफ जो कंप्लेंट की थी, उसको मौत की सज़ा सुना दी गई कि आपने फॉर्जरी की है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। जो सबसे पहली चीफ जस्टिस थी एलिजा इम्फे थी, और ये हेस्टिंग की बचपन की दोस्त थी, जिसकी वजह से हेस्टिंग जो है अपने इम्पीचमेंट से बच गया था इंडिया में। और जो राजा जिन्होंने इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए थे, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उस राजा का नाम आप पढ़ना, देखना आपको मिले तो अगर अच्छा, ये तो हुआ चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंडिया टुवर्ड्स सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी। अच्छा, अब इस चीज़ को अच्छे से समझो। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कौन सा एक्ट था जिसने क्या किया, जिसको हम पहला अटेम्प्ट मान सकते हैं कि इंडिया में सेपरेशन, मतलब पृथक करना। किसको पृथक करना? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए सबसे पहला एक्ट कौन सा लाया गया था, या फिर सबसे पहला अटेम्प्ट कौन सा, कोशिश कौन सी की गई थी, ठीक है, एक्ट के द्वारा। तो सबसे पहले एक्ट के द्वारा कोशिश की गई थी वो थी अमेंडिंग एक्ट 1781। एक्ट का नाम था अमेंडिंग एक्ट 1781, ठीक है, ये था वो एक्ट। अब ये एक्ट क्या है? ये एक्ट तो कितनों ने पढ़ा ही नहीं होगा। अमेंडिंग एक्ट 1781 क्या है? देखो, अमेंडिंग एक्ट 1781 बनने का जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये था कि जब 1773 का एक्ट बना, ठीक है, और 1773 के एक्ट बनाने के बाद क्या किया गया था? उसके बाद किया ये गया कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया, ठीक, और गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया गया, और जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको इनके नीचे कर दिया गया, ठीक है। अब जितने पब्लिक सर्वेंट थे, अब इनको क्या किया गया कि पब्लिक सर्वेंट को सुप्रीम कोर्ट के भी अंदर रख दिया गया, और
गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी उनके अधीन में रख दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग दो शासन के अंतर्गत चलने लगे और आपस में दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी होने लगी, ठीक है, जिसकी वजह से इस चीज़ को सुधारने के लिए न्यायपालिका का गठन तो कर दिया गया था, बट न्यायपालिका का जो जरिस्डिक्शन होती है, जो उनके पावर्स होते हैं, उनको बिल्कुल सही तरीके से लिखा नहीं गया था और सही तरीके से प्रकाशित नहीं किया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से एक अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग मतलब सुधार, तो सुधार अमेंडिंग एक्ट 1781 इसके बाद फिर से बनाया गया, जिसमें क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता तक महदूद किया गया कि आप कलकत्ता तक ही आपकी पावर है, ठीक है, और बिल्कुल एग्जीक्यूटिव को जो काउंसिल 1773 में बनी थी, 1773 में बनी थी, उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया न्यायपालिका से। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर होगा अमेंडिंग एक्ट 1781। इस क्वेश्चन के बारीकियों को समझो, ठीक है, ये बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, अमेंडिंग एक्ट 1781 इसका आंसर होगा। अच्छा, छठवां क्वेश्चन क्या है कि विच एक्ट एजर्टेड दैट मोहम्मडन्स केसेस शुड बी डिटरमाइंड मोहम्मडन लॉ बाय मोहम्मडन लॉ एंड हिंदू केसेस बाय हिंदू लॉ। अच्छा, अब ये देखो कि ये पूछा जा रहा है कि किस एक्ट के द्वारा ये बात बिल्कुल एजर्ट कर दी गई, स्थापित कर दी गई कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम एक्ट के द्वारा उनको न्याय दिया जाएगा और जो हिंदू हैं वो हिंदू एक्ट के द्वारा या हिंदू न्यायिक पद्धति के द्वारा उनको न्याय दिया जाएगा। ये किस एक्ट द्वारा इसको स्थापित कर दिया गया था? इसको भी स्थापित किया गया था अमेंडिंग एक्ट 1781, ठीक है, इसके द्वारा ये चीज़ स्थापित कर दी गई थी। अमेंडिंग एक्ट 1781 क्या है? मोर और लेस ये बिल्कुल न्यायपालिका को सुधार के लिए ही था। जो सुप्रीम कोर्ट 1773 के द्वारा बनी थी उसको बिल्कुल सुधार दिया गया था इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बाय विच एक्ट जरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज लिमिटेड ओनली टू कलकत्ता। अब देखो मैंने बताया कि अमेंडिंग एक्ट, इसका आंसर भी होगा अमेंडिंग एक्ट, ठीक है, छठवा 7 का भी आंसर होगा अमेंडिंग एक्ट 1781। इसके द्वारा क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को सिर्फ कलकत्ता तक रख दिया गया था, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तब तक ब्रिटिशर्स के 3 प्रेसिडेंसी बन चुके थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को, जिनको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था, ठीक है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट थे, जो प्रोविंशियल कोर्ट होते हैं वो थे। अब उसके बाद सीधे के सीधे आप अप्लाई करना है, अगर आपको अपील करना है तो आप सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अपील करो, ठीक है। उसके बाद वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की पावर को वहाँ से हटा दी गई थी, तो ये एक सुधार किया गया था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या है देखो, क्वेश्चन 8 है कि विच एक्ट क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स। अच्छा, अब ये देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। पूछा जा रहा है कि किस एक्ट द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक। अभी तक क्या क्या चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी में आप लोगों ने देखा? सबसे पहले क्या थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि शेयर होल्डर्स थे, वो पहले से ही थे, जब 1600 में ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो तब से ही थे, ठीक। उसके बाद 1773 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल दी गई, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर होंगे और 4 मेंबर के द्वारा गवर्नर जनरल अपना कोई डिसीजन लेगा, ठीक है, मेजोरिटी से। उसके बाद 1784 में क्या हुआ, जब एक्ट बनाने स्टार्ट हुए थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकारिणी में, तो हस्तक्षेप इसलिए किया गया था, सबसे पहला कारण तो ये था कि करप्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके थे कि ब्रिटिश जितने भी सर्वेंट्स थे जो कि यहाँ पे काम करते थे वो बिल्कुल करप्ट हो चुके थे, ठीक है। तो उनके करप्शन को चेक करने के लिए ही उन्होंने एक्ट बनाने स्टार्ट किए थे, ठीक। शासन में सुधार तो ये द्वितीय या सेकेंडरी मैटर ही था उनके लिए। पहला मैटर यही था कि जो करप्शन वहाँ व्याप्त हुए जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको खत्म करना। उनको ऐसा भय था कि ये करप्शन जो है उनके देश में भी चला जाएगा, ठीक है। बट जब 1773 का एक्ट बना, उसमें करप्शन को चेक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनाएगी, करप्शन को समाप्त कर देने के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक कानून नहीं बना जो उनके करप्शन को खत्म करता हो। काउंसिल बना दिया गया बट उनकी करप्शन को वो खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 1773 के बाद क्या 1781 का एक्ट लाया, जिसमें उन्होंने अमेंड किया 1773 के कार्यों को। बट अमेंडमेंट जो था वो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका तक ही महदूद थी, सुप्रीम कोर्ट के कार्य को ही उसमें अमेंड किया गया, ठीक है। बट बाद में फिर देखा गया कि वो कह रहा है कि जो करप्शन है वो अभी कभी भी व्याप्त है, तो उस करप्शन को दूर करने के लिए फिर से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इनका मूल कारण क्या था पिट्स इंडिया एक्ट का? इसका मूल उद्देश्य था खत्म करना, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये जो पीट थे उस समय के ब्रिटिश पहले वो थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मेन चैलेंज था करप्शन को फिनिश करना, ठीक है, करप्शन को फिनिश करना, ठीक, ये उसका प्राइमरी फंक्शन था। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया, ठीक है, जिसमें 6 मेंबर होंगे।
तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनी। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, जितने सिविल और मिलिट्री के मैटर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको कंट्रोल करना इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, जो विकास हुआ है, जिस तरह से संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी में जो चेंजेस आए हैं क्रमशः, तो उसे बिल्कुल क्रमशः याद रखना जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच एक्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन आर्मी वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा, इसका हिंदी रूपांतरण ये है कि किस एक्ट के द्वारा जो कमांडर इन चीफ होती है ब्रिटिश क्राउन आर्मी की, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की जो आर्मी के जो कमांडर इन चीफ होते हैं उनको गवर्नर जनरल काउंसिल में ऐड कर दिया गया। तो वो भी ऐड किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। मैंने बताया उसमें क्या किया गया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, इसकी संरचना की गई और इसके कितने थे, इसके 6 मेंबर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर थे। ठीक, तो पहले वाले चारों के 4 मेंबर, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 मेंबर अलग से ऐड किए, एक तो कमांडर इन चीफ को ऐड किया और वहाँ के एक चांसलर जो होते हैं एक्सचेकर के, जो कि वहाँ खजांची की तरह जो चांसलर होते हैं, उनको भी ऐड कर दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। तो ये 2 नए मेंबर्स को ऐड किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। एबोलिश्ड मतलब क्या होता है, खत्म करना, बिल्कुल से बिल्कुल खत्म कर देना। ठीक है, तो किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली मतलब एकाधिकार, जिस तरह से हमारी यहाँ रेलवे है या फिर पोस्टल सर्विसेज है, इसमें सरकार का एकाधिकार है, कोई और कंपनी, कोई प्राइवेट आदमी, कोई प्राइवेट फर्म जो है अपने से ट्रेड नहीं चला सकती, अपने से पोस्टल स्टाम्प इशू नहीं कर सकते, इसी तरह से मोनोपोली होती है। तो उस समय क्या था कि एशिया के साथ जितने भी ट्रेड होते थे उसके लिए मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पैसे देती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, तो उस मोनोपोली को खत्म किया गया कब, ये पूछा गया है। तो वो खत्म किया गया था एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1813 में, इसके द्वारा खत्म किया गया था। ठीक है, अब समझो कि ये ऐसा हुआ कि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे कि 1813 से पहले क्या किया था, नेपोलियन ने पूरा का पूरा बैरिकेड कर लिया था। ठीक है, यूरोप को, नेपोलियन ने पूरा का पूरा बैरिकेड कर लिया यूरोप को, जिसकी वजह से जितने भी ब्रिटेन के जितने भी मर्चेंट्स थे, जितने व्यापारी थे, उनकी सामान जो है वो अब यूरोप और अमेरिका देशों में जाना बंद होने लगा, व्यापार बिल्कुल ठप होने लगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो व्यापारियों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट पर दबाव बनाया कि हमें एशिया का रूट हमारे लिए खोल दो, क्योंकि उस समय एशिया का रूट क्या था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एकाधिकार में रखा हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रेशर की वजह से फिर 1813 में जो कि मोनोपोली ट्रेड के एकाधिकार को खत्म किया गया। बट इसमें खत्म तो कर दिया गया, बट इसमें फिर भी एक ऑप्शन लगा दी गई, टी और ओपियम मतलब अफीम। ठीक है, जो चाइना के साथ इसका ट्रेड होता था उसको जो है खत्म नहीं किया गया, उस पर अभी भी एक अधिकार था कंपनी का। 1813 में बाकी सारे ट्रेड पे तो अधिकार खत्म कर दिया गया, बट ये टी और ओपियम पे चाइना के साथ जो ट्रेड होता था उसको खत्म नहीं किया गया, मोनोपोली उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसको खत्म किया आगे जाके 1833 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा एक्ट 1330। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलीजियस प्रोस्टेलाइजेशन मीन्स होता है विस्तार। ठीक है, तो रिलीजियस प्रोस्टेलाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय मिशनरीज इन ब्रिटिश इंडिया विच एक्ट ग्रांटेड द परमिशन। किस एक्ट के द्वारा ये परमिशन दे दिया गया मिशनरीज को, जितने क्रिश्चियन मिशनरीज थे, कि वो इंडिया में आके अपने धर्म का प्रचार करें, किस एक्ट के द्वारा। तो ये भी एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1813। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा ये अधिकार दे दिया गया था कि आप आके अपना क्रिश्चियन मिशनरीज आके यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार करें। ठीक है, और इसके बाद एक बिशप जो है, एक बिशप को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, एक बिशप को अपॉइंट किया गया था इंडियन मिशनरीज के साथ, एक बिशप को भेजा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कि आप जाके धर्म का प्रचार करें, जिसको बाद में 1833 में जब 1833 का एक्ट आया उसमें इसको क्या किया गया, उसको फिर 3 बिशप ग्रांट कर दिया गया, पहला एक था उसके बाद 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर अ फाइनेंशियल ग्रांट टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड सेट एसाइड ₹1 लाख फॉर एजुकेटिंग इंडियंस अंडर देम। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना,
ठीक है, और समझना भी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा रिवाइवल मतलब क्या था, पुनः जागरण, फिर से उसको जीवंत करना। तो रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, प्रमोशन ऑफ साइंस मतलब विज्ञान के प्रचार के लिए, एंड 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए किया गया था। अब देखो क्वेश्चन जो रेगुलर लोग पढ़ते हैं उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए से डिसाइड करके रख दिया गया या फिर 1 लाख रुपए की ग्रांट दी गई थी एजुकेशन सिस्टम के लिए, यही पढ़ते हैं, ठीक है। बट इसके जो बाकी 2 वर्ड्स हैं उसको मिस मत करना। क्वेश्चंस में अगर ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने लगे तो 1 लाख वाले को साइड करके आपसे ये पूछ देगा कि प्रमोशन ऑफ साइंस के लिए और रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर मतलब पुनः जागरण के लिए, भारतीय जो हमारी लिटरेचर है उसको पुनर्जागरण के लिए कौन से एक्ट में प्रोविजन बनाए गए थे। तो उस समय आप फिर गलती कर देंगे। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स के लिए पैसे दिए गए थे और रूल्स बनाए गए थे, ठीक। तो वो था रूल 1813 का, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1813, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1813। इसमें ही ये प्रोविजंस बनाए गए थे, ठीक है। 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन के लिए और हमारे लिटरेचर को भी रिवाइव किया गया था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन दूसरा शायद 11वां ही था, ये शायद 13वां क्वेश्चन है, मैंने शायद नंबरिंग में कोई गलती की होगी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखो, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल टू बी डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसीज ऑफ आगरा एंड फोर्ट विलियम, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किस एक्ट के द्वारा जो हमारा बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसको बांट दिया जाने का प्रोविजंस दिए गए थे। दो प्रेसिडेंसी में, एक था फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी और दूसरा था आगरा प्रेसिडेंसी, ठीक है। इसका प्रोविजंस किया गया था 1833 में, एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1833 में ये प्रोविजंस थे, ठीक है, जिसमें आगरा प्रेसिडेंसी और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में बांट देने के लिए था। बट ये चीज़ हुआ नहीं। ये चीज़ हुआ कब? ये चीज़ हुआ उस समय जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई हमारी राजधानी, उस समय ये प्रोविजंस लागू हुआ और यहाँ के लिए इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए अलग से गवर्नर को अपॉइंट कर दिया गया था। उसका नाम गिब्सन था, ठीक है, उसका नाम याद रखना, उसका नाम था गिब्सन, जो हमारे यहाँ के पहले गवर्नर थे 1911 के बाद 1912 में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रू विच एक्ट कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एन एंड, मतलब किस एक्ट के द्वारा जितने भी व्यापारिक हमारी गतिविधियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। 1813 में क्या हुआ था? 1813 में हुआ था कि सारे पे एकाधिकार को खत्म किया गया था। क्वेश्चन के मीनिंग को समझना, ठीक है। एकाधिकार को खत्म किया गया था, बट चाय और अफीम के उसमें उनके ट्रेड में, उनके व्यापार में एकाधिकार को खत्म नहीं किया गया था, ठीक है। बट किस एक्ट के द्वारा फाइनली बिल्कुल खत्म कर दिया गया? कॉमर्शियल लोन को ही खत्म कर दिया गया। तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1833, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1833। इसके द्वारा क्या किया गया? पूरा का पूरा कॉमर्शियल जितने भी फंक्शन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब देखो 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडिजाइंड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड विथ ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। अच्छा, अब देखो इसे पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा? तो वो भी एक्ट था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1833। अब इनका विकास कैसे हुआ, नामांकन किस तरह से हुआ, क्रम में देखो। सबसे पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। किसमें? 1773 में, ठीक। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। वो किस एक्ट में हुआ? तो वो 1833 वाले एक्ट में हुआ, ठीक है। तो इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से केयरफुली याद रखना, वर्ड के चक्कर में फंस के गलत आंसर मत कर देना, ठीक है। नहीं तो वर्ड को थोड़ा सा घुमा के अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए उसमें लोग कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। ध्यान रखना। सबसे पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको 1773 में चेंज किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक। और 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। फर्दर उसको बाद में फिर से चेंज कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, 16वां क्वेश्चन क्या है कि प्रोविजंस फॉर इंडियन लॉ कमीशन वाज अंडर विच एक्ट। तो किस एक्ट के अंदर प्रोविजन था इंडियन लॉ कमीशन के बारे में, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन है। तो इंडियन लॉ कमीशन के बारे में जो प्रोविजंस थे वो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1833 के अंदर ही थे, लॉ कमीशन के बारे में, ठीक है। और जो लॉ मेंबर थे वो कौन से थे? वो थे लॉर्ड मैकाले जो थे वही थे, लॉर्ड मैकाले थे इस लॉ कमीशन के हेड थे। और इस 33 एक्ट में क्या किया गया? जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी गवर्नर जनरल की, उसमें
लॉ मेंबर को भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। उसको उस समय उनको कोई पावर नहीं दिए गए थे, वोटिंग पावर नहीं थी, बट ऐड कर दिया गया था लॉर्ड मैकाले। और अगर एक मैं ऐड करना चाहूँगा इस बात को कि अगर हमारे इतिहास को समझना है, ठीक है, हमारे सामाजिक राजनीतिक, ठीक है, और बिल्कुल व्यवहारिक हमारी सांस्कृतिक पूरा का पूरा जो हमारा विनाश हुआ है सामाजिक से लेकर सांस्कृतिक तक, ठीक, उस विकास उस पूरे के पूरे विनाश का जो सबसे प्रमुख कारण था वो लॉर्ड मैकाले ही था। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये ज़रूर आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपको किसी का रोल को समझना है, ठीक है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि मुगलों ने हमें लूट लिया, मुगलों ने हमें बर्बाद किया, ऐसा कुछ नहीं था। मुगलों के पास इतना ज़्यादा दिमाग नहीं था, ठीक है, हमारी संस्कृति को उन्होंने विनाश नहीं किया था। जो उसने सच में हमारा संस्कृति से लेकर हमारे बिल्कुल समाज को बिल्कुल ध्वंस कर दिया गया, हमारे वैल्यू सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है, हमें एक इस मानसिकता का रोगी बना दिया, इस जड़ वाले मानसिकता का कि हम इनसे कम है, हम अपने आप को इनसे कम आके, इनकी भाषा, इनकी शैली, इनका जीवन हमसे अच्छा है, ठीक है। ये जो हमारे अंदर में ये बात भर दी गई, जो आज भी आप देखते हो कि इंग्लिश मीडियम को हमेशा ज़्यादा एक रेपुटेशन मिला जाता है, जो इंग्लिश बोलता है उससे ज़्यादा लोग पढ़ा लिखा हुआ समझते हैं। ये सारी जो एक मानसिकता डेवलप की गई वो इसी इंसान के द्वारा की गई थी, लॉर्ड मैकाले को। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, अपने संस्कृति में इंटरेस्टेड हैं और कहाँ हमसे गलती हो गई इस चीज़ को जानना चाहते हैं, वो इस इंसान को ज़रूर पढ़ना, लॉर्ड मैकाले को, ठीक है। मैं कभी फर्दर जब मेरी सीरीज आगे जाएगी तो किसी न किसी दिन में इस लॉर्ड मैकाले के पूरे जो उसने पूरी थ्योरी लगाई, जिस तरह से उसने पूरे के पूरे हमारे संस्कृति को बर्बाद किया, उसमें मैं ज़रूर कभी ना कभी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, ठीक है। सोशियोलॉजी में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। खैर छोड़ो, अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। ये पूछा जा रहा है कि किस एक्ट ने सर्वप्रथम ये चीज़ को संभव किया कि जो इंडियंस है, जो भारतीय हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में, जो प्रशासन है हमारा, ठीक है, उसमें कोई भागीदारी ले सकें। अब देखो इस क्वेश्चन के टर्म को समझो। क्वेश्चन का टर्म क्या है, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि अब कोई इंसान, जिस तरह मैं हूँ एक इंडियन हूँ, तो मैंने अपने जो हमारे देश की जो प्रशासन है उसमें मैंने कैसे भागीदारी निभाई, क्योंकि उसके लिए मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दी, ठीक है, अपना जो गवर्नमेंट सर्विस की एग्ज़ाम होती है उसको मैंने दिया, उसमें मैंने पास किया, फिर मेरा चयन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैं गवर्नमेंट मशीनरी का एक हिस्सा बना, तब जाके मैंने प्रशासन में अपना रोल निभाया, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड्स को घुमा के पूछा गया। इसका मतलब ये है, अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा जो है कंपटीशन, ओपन कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया कि इंडियंस भी जो कंपनी है उसके सर्वेंट के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है, सर्वेंट या एम्प्लॉय के रूप में, ठीक। तो वो भी था रेगुलेटिंग 1833, ठीक है। इसी के द्वारा ये एक ओपन कंपटीशन का प्रोविजन किया गया था, बट इसको बाद में खत्म कर दिया गया था, उसको लागू हुआ 1853 में, बट प्रोविजंस थे 1833 में। अच्छा, इससे पहले कंपनी के सर्वेंट किस तरह आते थे, ठीक है। इससे पहले जो कंपनी के सर्वेंट होते थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैंने बोला था आप लोगों को शुरू में ही, जो शेयर होल्डर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो लोग जो है वो लोग अपॉइंट करते थे, ठीक है। उसमें ब्रिटिश जो काउंसिल थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की, उनके रोल्स नहीं होते थे, ठीक है। इस एक्ट के से पहले, इसके बाद ये ऐसा प्रोविजन दिया गया। उसके बाद फिर मैकाले ने जो रिपोर्ट दी 1854 में, उसके आधार पे 1853 में ओपन कंपटीशन को बिल्कुल लागू कर दिया गया था, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन 17। अच्छा, क्वेश्चन 18, अब देखो क्वेश्चन 18 क्या कहता है कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि किस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट को हम पहला कदम माने किसकी ओर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो प्रशासन किसी एक के हाथ में दे देना, ठीक है, इसी को केंद्रीकरण बोलते हैं। तो प्रशासन का केंद्रीकरण जो है उसके तरफ पहला कदम किस एक्ट के द्वारा पहला कदम उठाया गया, तो वो भी था 1833। अब इस एक्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये क्वेश्चन आया या ये क्वेश्चन बना कि प्रशासन का केंद्रीकरण हो चुका है। तो प्रशासन के केंद्रीकरण से क्या समझते हो, ठीक है। अभी जैसे करंट हमारा जो वर्ल्ड चल रहा है उसमें क्या डिसेंट्रलाइजेशन का ज़माना चल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने शेयर्स हैं अपने, जितने हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस थे उनके सारे शेयर्स बेच रही है, ठीक है, शेयर्स उनको प्राइवेट किए जा रही है। जिससे क्या डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट होने का मतलब क्या है, प्रशासन से अपनी भागीदारी जो है वो खत्म करते जा रही है गवर्नमेंट। बट उस समय क्या हुआ था कि प्रशासन का केंद्रीकरण हो चुका था। तो ये इस तरह से हुआ था कि गवर्नर जनरल को जो वीटो पावर दे दिया गया था। जो एग्जीक्यूटिव जो 1773 मैंने क्या समझाया था कि गवर्नर की वीटो पावर उस समय गवर्नर के पास नहीं थी,
जो काउंसिल थी, वो काउंसिल जो फैसला लेगी वो ही गवर्नर जनरल को करना पड़ेगा, बट वो क्रमशः धीरे धीरे खत्म होती गई। ठीक है, पहले तो गवर्नर जनरल को उसमें वोट देने का अधिकार नहीं था, फिर उसमें 1813 में उसको अधिकार मिला, उसको कुछ और भी ज़्यादा मिले, और 33 आते आते बिल्कुल वीटो पावर दे दिया गया था गवर्नर जनरल को। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ से ये है। अगर इस क्वेश्चन को घुमा कैसे पूछ दिया जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बिल्कुल वीटो पावर से कब इंपावर कर दिया गया था, किस एक्ट के द्वारा, तो वो भी होगा 1833 का एक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच एक्ट एडेड अ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किस एक्ट ने एक लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जोड़ दिया? तो मैंने बताया 1833 का। ठीक है, मैकाले जो थे उनको एज अ लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जब लॉ मेंबर के रूप में ऐड हुए तो उनको वोटिंग पावर नहीं था, एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर उनको वोटिंग पावर नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये पावर फिर 1853 में दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, यार इंक ही खत्म हो गया लगता है मुझे मेरे पेन का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि विच एक्ट डायरेक्टेड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू अडॉप्ट मेजर्स टू मिटिगेट द स्टेट ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो किस एक्ट ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल थी, उसको कदम उठाने के लिए कहा कि आप स्लेवरी माने दासत्व को खत्म करें, दास जो प्रथा चल रही थी उसको खत्म करें। किस एक्ट ने ये कहा था? तो वो भी एक्ट जो था वो 1833 ही था। तो 1833 में क्यों कहा गया? देखो 1833 में क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसके आधार पर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में दास प्रथा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था 1833 में। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर से जो एक्ट बना इंडिया के लिए, फिर उन्होंने जब एक अलग एक्ट बनाया इंडिया के लिए तो 1833 का, तो उसमें भी उन्होंने ये प्रोविजन कर दिए कि आप खत्म करो। वो जो फाइनली खत्म कब हुआ? 1843 में लॉर्ड इलेनबर्ग ने किया था खत्म। ठीक है, बट 1833 में उसके आसार स्टार्ट हो चुके थे। ठीक, तो ये वीडियो मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो भी एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी सीरीज में, इनको ज्योग्राफी सीरीज के साथ उसको मर्ज मत करना, ये अलग सीरीज चलेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होंगे। जितने चैप्टर्स होते हैं अराउंड हमारे इंडियन पॉलिटी में 64 चैप्टर्स है। ठीक है, उस 64 चैप्टर्स में मैं सारे एमसीक्यू कवर करवा दूंगा। और एमसीक्यू जब एक चैप्टर का बिल्कुल एमसीक्यू खत्म होगा तो उसके बाद मैं उसको फिर से पुनरावृत्ति करवा दूंगा और सारे टर्म्स को मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो ट्यूटोरियल और एमसीक्यू दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, एक ही साथ होगा, मगर मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट को, जिस तरह से मैंने अभी पूरा का पूरा किया। तो तब तक के लिए